नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी। एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। देखिएगा आपके लिए परीक्षा पर अंतिम प्रहार, ये जो आपने थंबनेल के अंदर देखा मात्र 15 मिनट वाला, इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ फैक्ट बताए जाएंगे जो आगे एग्जाम में पूछे गए हैं, उन्हीं एग्जाम पर चर्चा करेंगे। आप सोचोगे 15 मिनट में इतिहास कैसे पूरा हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन 15 मिनट के अंदर अपने कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट अपने पढ़ सकते हैं। तो आइएगा, देखिएगा, गौर करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने यह है कि दोहरे प्रकोटे की सभ्यता किसे कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रखना, दोहरे प्रकोटे की सभ्यता कहा जाता है कालीबंगा सभ्यता को। दोहरे जुते हुए खेतों के प्रमाण पूछा जाए तो कालीबंगा सभ्यता है। विश्व में सबसे पहले भूकंप के अवशेष है तो कालीबंगा सभ्यता है। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यह सभ्यता बड़ी महत्वपूर्ण सभ्यता है, यहाँ से हर बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछ जाती है। शल्य चिकित्सा के प्रमाण पूछा जाए तो कहां से है, कालीबंगा सभ्यता से है। ठीक है, जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंप के अवशेष कहां से प्राप्त हुए, तो भी कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए, कालीबंगा से प्राप्त हुए। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। काले रंग की चूड़ियां यानी कि इसका जो उत्खनन किया गया था वो बीवी लाल और बीके थापर के द्वारा किया जाता है। इसका जो खोज किया जाता है वो खोज किसके द्वारा की गई थी, अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। इसको सबसे पहले देखने वाला व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम क्या था, एलपी टेसिटोरी था। यानी कि कहां का निवासी था, ये इटली का निवासी था। ध्यान रखना दोस्तों, तो एलपी टेसिटोरी यहां पर इस सभ्यता को जिसने सबसे पहले देखा था वो व्यक्ति कौन था, एलपी टेसिटोरी था। बौद्ध धर्म की सांस्कृतिक राजधानी पूछी जाए तो कौन सी सभ्यता है दोस्तों, ध्यान रखना, बौद्ध धर्म की सांस्कृतिक राजधानी है वो बेराट सभ्यता है। बेराट सभ्यता से याद रखना, बेराट सभ्यता का जो उत्खनन है वो राम सिंह सेकंड के समय में भी किया जाता है। 1837 के अंदर कैप्टन बर्ट के द्वारा यहाँ पर उत्खनन किया गया था। इसको बौद्ध धर्म की सांस्कृतिक राजधानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर भगवान बुद्ध की हमें क्या मिली है, मूर्ति मिली है। भगवान बुद्ध की जो मूर्ति मिली है दोस्तों, ध्यान रखना, वो कौन सी शैली के अंदर मिली है, ये भी इंपॉर्टेंट है, वो मथुरा शैली के अंदर मिली है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। और बौद्ध धर्म की इसको क्या कहा जाता है, सांस्कृतिक राजधानी से कहा जाता है। उसके बाद में ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी किसे कहा जाता है। ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी पूछे तो दोस्तों ध्यान रखना, गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। नीम का थाना सीकर के अंदर स्थित है, कांतली नदी के किनारे स्थित है। कांतली नदी के किनारे राजस्थान की दो सभ्यताएं विकसित हुई है। कौन कौन सी हुई है तो मैं आपको बता देता हूं। एक तो ये गणेश्वर सभ्यता है और दूसरी है वो सुनारी सभ्यता है। सुनारी सभ्यता दोस्तों जो कांतली नदी के किनारे स्थित है, जहां पर हमें लोहे गलाने की भी भट्टियां प्राप्त हुई है। और ये जो जिस नदी के किनारे स्थित है उस नदी का नाम कांतली नदी है। कांतली नदी जिस प्रदेश में बहती है उस प्रदेश को तोरावाटी प्रदेश कहा जाता है। तोरावाटी का इतिहास पूछा जाए किसने लिखा था, तो महावीर प्रसाद शर्मा ने लिखा था। गणेश्वर सभ्यता से ध्यान रखना, 99% शुद्ध तांबे के अवशेष हमें यहां से मिले हैं। धूलकोट नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है, तो ध्यान रखना दोस्तों, धूलकोट के नाम से जिस सभ्यता को जाना जाता है उस सभ्यता का नाम है आहड़। आहड़ के बहुत सारे उपनाम हैं। आहड़ को आघाटपुर कहा जाता है, आघाट दुर्ग इसे कहा जाता है, धूलकोट इसे कहा जाता है, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी इसे कहा जाता है। आहड़ सभ्यता है वो आयड़ या फिर बेड़च नदी के किनारे है, बनास संस्कृति का हिस्सा है ये सभ्यता। यहां से ऐसे प्रश्न आते हैं कि संयुक्त परिवार के अवशेष हमें कहां से मिले हैं, तो संयुक्त परिवार के अवशेष जो हमें मिले हैं वो कहां से मिले हैं, आहड़ सभ्यता से मिले। उसके अलावा अगर आपसे पूछे जाते हैं कि यहाँ पर जो अनाज रखने के बड़े मर्द भांड थे उनको क्या कहा जाता है, गोरे या फिर बकोट कहा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। नापने तोलने के बाट यहाँ पर मिले हैं। संस्कृति के 8 चरण यहां से मिले हमें, लेकिन 3 स्तर अपने लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। जैसे अभी फर्स्ट ग्रेड के अंदर एग्जाम में प्रश्न आया था कि कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कितने स्तरों में हुआ था, तो 5 स्तरों में हुआ था। 2 स्तर है वो हड़प्पा से पहले की है, यानी हड़प्पा से भी पुरानी सभ्यता है, और 3 स्तर है वो हड़प्पा के बाद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखना, आगे लिखा हुआ है कि एकीकरण के समय दूसरे चरण का उद्घाटन कब किया गया था, तो हमने पढ़ा था कि एकीकरण के पहले चरण का उद्घाटन किया जाता है 18 मार्च को। 18 मार्च 1948 को पहले चरण का किया जाता है। तो दूसरे चरण का जो उद्घाटन किया जाता है पहले चरण के ठीक 7 दिन बाद कितनी रियासतें मिली थी, 9 रियासतें मिली थी। तो 7 दिन बाद यानी कि 25 मार्च को, 25 मार्च 1948 को दूसरे चरण का क्या किया जाता है, उद्घाटन किया जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद इस रियासत में 9 जो रियासतें मिली वो 9 रियासतें कौन कौन सी थी, बाबू, कीको, झाड़ू, परसाटो, ये इसमें सारी ट्रिक आ जाएगी। बांसवाड़ा है, बूंदी है, किशनगढ़ है, कोटा है, प्रतापगढ़ है, शाहपुरा है, और उसके अलावा टोंक है, तो शाहपुरा हो जाएगी, परसाटो प्रतापगढ़ हो जाएगी, शाहपुरा और टोंक। ये जो बाबू की को झाड़ू परसाटो और झा से झालावाड़ और डू से डूंगरपुर, ये 9 रियासतें हैं। वो 9 रियासतें कौन से चरण में मिली थी, दूसरे चरण के अंदर मिली थी। ये भी ध्यान में रख लेना दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश का विलय कब हुआ था, हर बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, हर बार
ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहां पर ये प्रश्न ना पूछा जाए, क्योंकि इस प्रश्न से संबंधित इसलिए पूछा जाता है बार बार इस प्रश्न को कि कारण ये है कि विद्यार्थी ये सोचता है कि चौथे चरण में इसका विलय हुआ था। अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश का दोस्तों विलय पूछा जाए तो 1956 के अंदर हुआ था। अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा थी वो अलग से थी, जिसका नाम धारासभा था। धारासभा के अंदर 30 सदस्य रहते थे। उन 30 सदस्यों के अंदर जो एकमात्र मुख्यमंत्री जो बनाए गए थे वो हरिभाऊ उपाध्याय थे। हरिभाऊ उपाध्याय वो किशनगढ़ को अजमेर से अलग करना चाहते थे, ये भी बात ध्यान में रखना। कौन थे वो? हरिभाऊ उपाध्याय थे। उसके बाद पशुपालन के भारत में प्राचीनतम प्रमाण हमें कहां से मिले हैं? देखो, भारत में सबसे प्राचीनतम प्रमाण पूछा जाए पशुपालन के तो कहां से मिले हैं? बागोर सभ्यता। और बागोर सभ्यता दोस्तों कहां पर है? बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में। और इसके साथ में प्रश्न पूछा जाता है तो वो आएगा साथ में तिलवाड़ा। क्या प्रश्न पूछा जाता है? तिलवाड़ा। तिलवाड़ा सभ्यता है वो लूणी नदी के किनारे है। ध्यान रखना, यहां पर जब भारत पशुपालन के भारत में प्राचीनतम प्रमाण पूछे जाए तो एक तो हो जाएगा बागोर और एक हो जाएगा तिलवाड़ा बाड़मेर। यहीं पर हमें पशुपालन के प्राचीनतम और पशु जहां पर रखेंगे तो वहां पर कृषि भी अपने करेंगे, तो कृषि के भी सबसे प्राचीन अवशेष हमें यहां से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद है बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक। हम पढ़ते हैं कि बीकानेर के क्या प्रसिद्ध है? भुजिया प्रसिद्ध है। किसके समय में प्रसिद्ध हुए थे? डूंगर सिंह के समय में प्रसिद्ध हुए थे। याद रखना, जब बीकानेर के भुजिया अपने ज्यादा खा लेते हैं तो क्या होगा? बीमार हो जाएंगे। बीमार हो जाएंगे तो कहां जाएंगे? कलकत्ता जाएंगे। कलकत्ता में किसके पास जाएंगे? उस वक्त डॉक्टर नहीं हुआ करते थे, उस वक्त वैद्य जी हुआ करते थे, तो हम जाएंगे किसके पास? मग्गाराम वेद के पास। मग्गाराम वेद। और उसके बाद चंदनमल बहड़ का नाम भी आता है। वो किससे आता है? वो भी बीकानेर से संबंधित आता है, जिन्होंने बीकानेर दिग्दर्शन पत्रिका निकाली थी, जिसमें महाराजा गंगा सिंह के खिलाफ छपे काले कानूनों के बारे में छापा था। ठीक है। और उसके बाद में उसको महाराजा गंगा सिंह ने क्या कर दिया था? जेल में डाल दिया था। जिनको काले कानूनों की संज्ञा वो महात्मा गांधी ने दी थी। ध्यान रखना। मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है चंद्रसेन को। चंद्रसेन के बहुत सारे उपनाम है दोस्तों। चंद्रसेन को कहा जाता है दी फॉरगेटन हीरो ऑफ राजस्थान। मारवाड़ का प्रताप का अग्रगामी विस्मृत नायक जिसे कहा जाता है वो व्यक्ति चंद्रसेन था। पूरे राजपूताने के अंदर पहला राजा ऐसा व्यक्ति था जो चंद्रसेन था। वो चंद्रसेन जिसने मुगलों का क्या किया था? विरोध किया था। वो पहला व्यक्ति कौन था? वो चंद्रसेन था। यानी अकबर का विरोध करने वाला जो व्यक्ति था वो चंद्रसेन था। हालांकि इससे पहले तो सांगा भी कर चुके थे। सांगा ने तो युद्ध किया था, अकबर की नीतियों का विरोध नहीं किया था। उस वक्त अकबर के समय समकालीन था भी नहीं। ठीक है। उसके बाद अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि। अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि थी, ये कुंभा के पास में थी। और कुंभा को यह उपाधि किस लिए मिली थी? संगीत का अच्छा ज्ञान होने के कारण इनको कौन सी उपाधि मिली थी? अभिनव भट्टाचार्य की। हाल गुरु, दान गुरु, छाप गुरु, शैल गुरु, चाप गुरु, गणपति, ये सारी की सारी जो उपाधि है वो उपाधियां किसकी है? महाराणा कुंभा की है। ध्यान रखना, महाराणा कुंभा की जो हत्या है वो हत्या इनके बेटे कर देते हैं, जिसका नाम क्या था? उद्दा था। उद्दा से ध्यान रखना, इसको कहा जाता है मेवाड़ का प्रथम पितरहंता कहा जाता है। और यहां से एक कहावत भी आती है कि उद्दा बाप ने मारी जो लिख छोला दो राज, देश बसायो रायमल सरियो ने एको काज। इसके ऊपर आकाशीय बिजली गिर जाती है, जिसकी वजह से इसकी मृत्यु हो गई थी। कछवा राजवंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो कछवा राजवंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? दुल्ले राय को कहा जाता है। ये बचपन में कहते हैं कि दुल्ले के समान दिखा करता था, हालांकि इसका वास्तविक नाम क्या था? तेजकर्ण था। तेजकर्ण ने इस राजवंश की क्या की थी? स्थापना की थी। और उसके बाद में यहाँ का सबसे जो प्रतापी राजा आते हैं आगे, तो उसके अंदर से एक तो आते हैं सबसे पहले पृथ्वीराज, और उसके अलावा इसके बाद में आते हैं वो भारमल आते हैं। भारमल ने तो क्या किया था? मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, जो आगे प्रश्न भी है। ठीक है। मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाली पहली रियासत पूछी जाए तो रियासत कौन सी हो जाएगी? आमेर। राजा पूछा जाए तो राजा हो जाएगा भारमल। और राजवंश पूछा जाए कि कौन सा राजवंश था तो वो कछवा राजवंश था, क्योंकि भारमल ने अपनी बेटी हरकाबाई का विवाह है वो सांबर के अंदर चौरी लगाकर कहां पर कर दिया था? अकबर के साथ में कर दिया था। लेकिन चौरीकर पूछा जाए तो चौरीकर बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित आता है। कृष्ण सिंह ने लगाया था लड़की के विवाह पर लिया जाने वाला कर, जिसकी प्रकृति 5 रुपए हुआ करती थी। राजपुताने का कर्ण किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखना दोस्तों, राय सिंह को कहा जाता है। राय सिंह कहां का राजा था? राय सिंह बीकानेर का राजा था। कहां का है? बीकानेर का राजा है। और याद ध्यान रखना, कल्याणमल का बेटा था। कल्याणमल के तो 2 बेटे थे, एक का नाम राय सिंह था और एक का नाम क्या था? पृथ्वीराज। राय सिंह था और एक का नाम था पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ जो हमेशा अकबर के दरबार में रहा करता था। और राय सिंह ये वही है जो अकबर का कौन सा विश्वास पात्र सेनापति था? दूसरा विश्वास पात्र सेनापति था। पूछा जा सकता है आपसे कि अकबर का दूसरा विश्वास पात्र सेनापति राय सिंह था, तो पहला कौन था? तो पहला अकबर के नवरत्नों में शामिल कौन था? मान सिंह था। मान सिंह के पास तो 7000 सेना की मनसबदारी थी। हालांकि मुगलों के अंदर उस वक्त बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो मनसबदारी थी वो मिर्जा अजीज कोका के पास में थी। उसके बाद अन्ना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? बड़ी इंपॉर्टेंट झील है। अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया था अर्णोराज ने। किसने करवाया था? अर्णोराज ने। अर्णोराज का दूसरा नाम आता है वो आता है आना जी। क्या नाम आता है? आना जी।
कहते हैं कि मुसलमानों को यहाँ पर मारा गया था तो यहाँ की जो भूमि है वो गंदी हो गई थी, बदबू लगाने लग गई थी, इसलिए चंद्रा नदी के जल को रोककर अर्णोराज ने अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया था। अर्णोराज की हत्या, ध्यान रखना दोस्तों, अर्णोराज की हत्या इसी के बेटे जगदेव ने कर दी थी और जगदेव को कहा जाता है चौहानों का प्रथम पितृहंता राजा कहा जाता है। पूछा जा सकता है कि गुर्जर प्रतिहारों का पितृहंता किसे कहा जाता है, तो तब अपने कहेंगे मिहिर कुल को कहा जाता है, ठीक है ना, मिहिर भोज को, सॉरी। मारवाड़ का प्रथम पितृहंता राजा कौन था, तो मारवाड़ का प्रथम पूछा जाए तो मालदेव हो जाएगा। कौन हो जाएगा, मालदेव। मालदेव ने किसकी हत्या की थी, गंगा की हत्या की थी, और गंगा था तो सांगा था, यानी कि मालदेव। अगर पूछा जाए कि 1527 के अंदर खानवा का जब युद्ध हुआ था, युद्ध के समय मारवाड़ का राजा कौन था, तो मारवाड़ का राजा गंगा था, लेकिन सेना लेकर कौन गया था, तो मालदेव गया था। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद में मारवाड़ का दूसरा पितृहंता भी पूछा जाता है कि दूसरा पितृहंता कौन था, तो ध्यान रखना दूसरा पितृहंता जो व्यक्ति था उस व्यक्ति का नाम था बकत सिंह। बकत सिंह ने अपने पिता अजीत सिंह की क्या की थी, हत्या की थी, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, माधो सिंह व गोविंद सिंह का संबंध है वो किस किसान आंदोलन से संबंधित था। माधो सिंह व गोविंद सिंह का संबंध पूछा जाए आपसे तो ये हो जाएंगे कौन सी से, निम्मू चाणा से, निम्मू चाणा हत्याकांड से, क्योंकि इसके अंदर ये क्या हो गए थे, सबसे पहले इसके अंदर हुए थे शहीद। और निम्मू चाणा हत्याकांड को महात्मा गांधी ने क्या कहा था, दोहरी डायर शाही की क्या दी थी, दोहरी डायर शाही की संज्ञा। यहां पर जो गोली चलाने का आदेश दिया था वो छज्जू सिंह ने दिया था। छज्जू सिंह को कहा जाता है राजस्थान का जनरल डायर कहा जाता है। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि देवीलाल व नानक भील का संबंध कौन से किसान आंदोलन से था, देवीलाल प्लस में नानक भील, तो देवताओं के क्या चढ़ाई जाती है, नानी नानी बूंदियां चढ़ाई जाती है, तो बूंदी किसान आंदोलन से इनका क्या हो जाएगा, संबंध हो जाएगा। जोड़े से जो व्यक्ति पूछे जा रहे हैं उन सभी को आपको याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में इन्हीं से संबंधित प्रश्न आते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो ध्यान रखना बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1897 में। 1941 तक चला था यह किसान आंदोलन, 44 वर्षों तक यह किसान आंदोलन चला था। भारत का अहिंसात्मक किसान आंदोलन जिसे कहा जाता है वो कौन सा किसान आंदोलन था, वो बिजोलिया किसान आंदोलन था। उसके अलावा ध्यान रखना बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर धाकड़ जाति के लोग थे, 84 प्रकार के कर लिए जाते थे। बिजोलिया ए श्रेणी का ठिकाना था। यहां पर जो 1897 में जो शुरुआत की थी वो शुरुआत करने वाला व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम क्या था, साधु सीताराम दास थे। तो बिजोलिया किसान आंदोलन के जो जनक कहलाते हैं वो जनक कौन हो जाएंगे, साधु सीताराम दास हो जाएंगे। 1857 की क्रांति की शुरुआत राजपूताने में पूछा जाता है, हर बार एग्जाम में आता है, 28 मई को हुई थी और कौन सी सैनिक छावनी से हुई थी, तो ध्यान रखना दोस्तों नसीराबाद सैनिक छावनी से शुरुआत होती है। नसीराबाद के बाद अगर छावनी की बात करें तो 3 जून को हुई थी, 3 जून को, और 3 जून को हुई थी नीमच छावनी में, यानी 3 1 2 3 कितने अक्षर हैं, 3। तो 3 जून को शुरुआत हुई थी, कहां पर हुई थी, नीमच छावनी के अंदर हुई थी। लेकिन एक कंफ्यूजन यहां पर यह रहता है कि पहला जन विद्रोह कौन सा था, तो तब अपने क्या करते हैं कि कोटा कर देते हैं। तो ध्यान रखना राजस्थान का पहला जन विद्रोह पूछा जाए तो भरतपुर में हुआ था। कहां पर हुआ था, भरतपुर में। अब आप सोचोगे भरतपुर में कैसे हुआ था, तो भरतपुर को हुआ था दोस्तों 31 मई को, क्योंकि नीमच छावनी के जो सैनिक थे वो सैनिक भरतपुर होते हुए दिल्ली गए थे। तो भरतपुर होते हुए दिल्ली गए थे, भरतपुर के अंदर भी क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था, यह भी ध्यान में रखना। क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंट, अगर दोस्तों यहां से एक चीज ध्यान रखना, क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंट पूछा गया तो जयपुर का कौन था, तो याद रखना ईडन था। कोटा का कौन था, कोट के बटन लगाने तो बर्टन था। मेवाड़ का कौन था, सावर्स था। सिरोही का पूछा जाए जेडी होल था। ये एक एक आपको याद रखनी है। और मारवाड़ का पूछा जाए तो मारवाड़ का मेघमोसन था, जिसका सर काटकर आहुआ के किले के बाहर टांग दिया गया था। विजय कटकातु की उपाधि किसके पास थी, जिसके पास उपाधि थी उसी व्यक्ति के पास एक और उपाधि थी जिसका नाम था हाइड्रोलिक रूलर। वो उपाधि किसके पास थी, वो थी मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के पास में थी। राज सिंह से तो कारनामे आपको कैसे याद रखने, 4 कारनामे याद रखने। चारुमती से विवाह किया था औरंगजेब के विरुद्ध, और औरंगजेब के विरुद्ध हिंदुओं के खिलाफ जो मंदिर तुड़वाए जा रहे थे उनका विरोध किया था। मंदिरों का निर्माण जिसने करवाया था वो राज सिंह ने करवाया था। राज सिंह ने मारवाड़ के अजीत सिंह व दुर्गादास राठौड़ को भी क्या देते हैं, शरण देते हैं। वो व्यक्ति कौन था, राज सिंह था। और राज सिंह मारवाड़ मुगल जो पहली बार जो संबंध स्थापित हुए थे, मारवाड़ और मेवाड़ जो गठबंधन बना था, वो गठबंधन एक तरफ तो राज सिंह था और एक तरफ कौन था, मारवाड़ के कौन थे, उस वक्त अजीत सिंह थे। दोनों का जो गठबंधन बनाया गया था उस वक्त अकबर जो औरंगजेब का बेटा था अकबर द्वितीय, जिसको नाडोल के अंदर क्या कर दिया जाता है, भारत का दूसरा बादशाह घोषित करने वाले व्यक्ति यही राज सिंह थे, ध्यान रखना। उसके बाद त्राइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था, पहला पूछा जाए 1191 में है। भारत का पहला निर्णायक युद्ध पूछा जाए तो कब कौन सा हो जाएगा, 1192 के अंदर हो जाएगा। इस त्राइन के दूसरे युद्ध के अंदर कौन जीता था, तो ध्यान रखना गौरी जीता था। और किसकी हार हुई थी, पृथ्वीराज तृतीय की क्या हुई थी, हार हुई थी। ये भी चीज ध्यान में रख लेना। नरेंद्र मंडल के जो प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये राजपूताने के राजा थे जिनको अध्यक्ष बनाया गया था। वो व्यक्ति कौन था, महाराजा गंगा सिंह था। गंगा सिंह से दोस्तों ध्यान रखना
गंगा सिंह है, वो गंगा सिंह ने जिसके समय में छप्पनिया अकाल पड़ा था, जगह जगह भंडारे खुलवाए थे, इसके वो अंग्रेजों का ही स्वयं कहा करता था कि मुझे अंग्रेजों का ही समझे, वो गंगा सिंह था। गंगा सिंह ने डूंगर कॉलेज की स्थापना करवाई थी, अल्लाह जिलाबाई को संरक्षण दिया था, वही गंगा सिंह था, ध्यान रखना। और जो प्रथम अध्यक्ष जो चांसलर बनाया गया था 1921 से 25 तक, वो गंगा सिंह को बनाया गया था, जिसका सम्मेलन कहां पर हुआ करता था दोस्तों, ध्यान रखना, इसका सम्मेलन है वो दिल्ली में हुआ करता था। कहां पर हुआ करता था? दिल्ली में। कब हुआ करता था? जनवरी और फरवरी में हुआ करता था। वागड़ का गांधी पूछा जाए तो हार्दिक पांड्या काका छोरो था ना, रोज बताऊं मैं, तो वो कौन था? भोगीलाल पांड्या था। एक पर्सन पूछा जा सकता है सिरोही का गांधी कौन था, तो गोकुल भाई भट्ट था। मेवाड़ का पूछा जाए माणिक्य लाल वर्मा जी थे, ध्यान रखना। वैसे गांधी जी गुलाम नंबर 4 जिस व्यक्ति को कहा जाता है वो जमनालाल बजाज था, गांधी जी के 5वें पुत्र कहलाने वाले जमनालाल बजाज थे। अंतिम हिंदू राजा जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, तो 1740 के अंदर जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था उस व्यक्ति का नाम था सवाई जय सिंह। कौन था? सवाई जय सिंह था। और सवाई जय सिंह से ध्यान रखना, सवाई जय सिंह की 5-4 बातें याद रखना। इसके समय में पहला 1708 कौन सा समझौता होता है? देबारी समझौता होता है। 5 जगह वेधशालाओं का निर्माण करवाया था, वो व्यक्ति कौन था? सवाई जय सिंह था। उसके अलावा पूछा जाए तो 1734 में इसने कौन सा सम्मेलन कराया था? 17 जुलाई 1734 को हुरडा सम्मेलन करवाया था, वही सवाई जय सिंह था, जिसको मालवा संघर्ष को लेकर किसके साथ युद्ध लड़ने पड़े थे? मराठों के साथ युद्ध लड़ने पड़े थे, वही कौन था? सवाई जय सिंह था। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? ऐसा प्रश्न आए तो विजय स्तंभ का निर्माण राजस्थान में कितने विजय स्तंभ है? 5 है, लेकिन विजय स्तंभ प्रमुख रूप से जो बना हुआ है वो कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। महाराणा कुंभा ने निर्माण करवाया था, सारंगपुर युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। 1440 से 48 के बीच में इसका निर्माण करवाया था। पूछा जाए राजस्थान में कितने विजय स्तंभ है, तो राजपूताने में 5 विजय स्तंभ है। कौन कौन से हैं? पहला पूछा जाए तो ब्याना हो जाएगा, दूसरा मंडोर हो जाएगा, तीसरा ये विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ वाला है, चौथा पूछा जाए तो आहुआ पाली के अंदर हो जाएगा, और 5वां पूछा जाए तो जैसलमेर के अंदर हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बताइएगा एकीकरण के चौथे चरण में कितनी रियासतें शामिल हुई थी? 4 रियासतें शामिल हुई थी, ट्रिपल JB, ठीक है। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, ये 4 रियासतें शामिल होती है। चौथे चरण का जो उद्घाटन किया जाता है वो कब किया जाता है? 30 मार्च 1948 को चौथे चरण का क्या किया गया था? उद्घाटन किया गया था। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह पूछा जाता है, तो प्रतीक चिन्ह ध्यान रखना, या तो आपके सामने ऑप्शन आएगा जो चपाती आएगा, या फिर आएगा रोटी, तो ध्यान रखना रोटी और कमल का फूल, क्योंकि सैनिक आपस में क्या बांट रहे थे? कमल का फूल बांट रहे थे, और किसान है वो क्या बांट रहे थे? रोटी बांट रहे थे, ध्यान रखना। 1857 की क्रांति का। भगत आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की जाती है? गोविंद गिरी के द्वारा की जाती है। गोविंद गिरी का जन्म पूछा जाए बेड़सा गांव डूंगरपुर के अंदर हुआ था। संत सभा की स्थापना की थी। भगत जो आंदोलन था जिसके अंदर कितने नियम हुआ करते थे? 10 नियम हुआ करते थे। उन जो 10 नियमों की पालना करता था उसे भगत कहा जाता था, ठीक है। एक के आंदोलन की शुरुआत हुई थी वो मातरकुंडिया नामक स्थान से हुई थी। मातरकुंडिया स्थान कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। और याद रखना यहां पर इसको क्या कहा जाता है? मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है। एक के आंदोलन की शुरुआत करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? वो था मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है आदिवासियों का बाबूजी के नाम से उन्हें जाना जाता है। राजपूताने का प्रथम शाखा कब हुआ था? तो ध्यान रखना राजपूताने का प्रथम शाखा 1301 ईस्वी में हुआ था। कौन से दुर्ग में हुआ था? तो यह भी ध्यान में रखना, रणथंभौर दुर्ग के अंदर हुआ था। कहां पर हुआ था? रणथंभौर दुर्ग के अंदर हुआ था। किसके हट के कारण हुआ था? हमीर के हट के कारण यह शाखा हुआ था। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ राजवंश के कुल देवता पूछा जाए तो कुल देवता कौन हो जाएंगे? एकलिंग नाथ जी हो जाएंगे। कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है। कुल देवी पूछी जाए तो बाण माता हो जाएगी, ये भी ध्यान में रख लेना। जयपुर राजवंश का शमशान घाट किसे कहा जाता है? तो गेंटोर की छत्रियां हो जाएगी। कौन सी छत्रियां हैं? गेंटोर की छत्रियां। तो मेवाड़ वालों की पूछी जाए तो आहड़ हो जाएगा, ध्यान रखना। एकीकरण के समय जयपुर के राजा कौन थे? तो जयपुर के राजा थे मान सिंह सेकंड। मारवाड़ की पूछा जाए तो हनुमत सिंह, जो कहां पर लेकर जाना चाहते थे अपनी रियासत को? वो अपनी रियासत को पाकिस्तान में लेकर जाना चाहते थे। बीकानेर की पूछा जाए तो शार्दुल सिंह थे। प्रत्येक रियासत का याद रखना है। धौलपुर का पूछा जाए तो धौलपुर में सूर्य उदय होता है, तो वहां पर कौन थे? उदयभान सिंह थे। भाबरू का जो शिलालेख है वो हमें कौन सी सभ्यता से मिला है? विराट सभ्यता से मिला है। विराट सभ्यता से कितने शिलालेख मिले हैं भाबरू के? 2 शिलालेख मिले हैं। सम्राट अशोक के समय के शिलालेख है। दोनों शिलालेखों से ध्यान रखना, जो भाबरू का पहला शिलालेख है वो 1837 में कैप्टन बर्ट ने खोजा था। दूसरा जो है वो 1871 में एसीएल कार्लाइल ने खोजा था। तांत्या टोपे का राजस्थान में पहली बार प्रवेश कहां पर हुआ था? तो ध्यान रखना मांडलगढ़, और मांडलगढ़ स्थान कहां पर है? भीलवाड़ा के अंदर है। राजस्थान में कितनी बार आए थे? 2 बार आए थे। पहली बार मांडलगढ़ से आए थे, दूसरी बार बांसवाड़ा से आए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मुगलों के दरबार में उपस्थित होने वाला मेवाड़ का पहला महाराणा या फिर कुंवर जो व्यक्ति था वो कौन था? जो उपस्थित हुआ था वो व्यक्ति था करण सिंह, अमर सिंह का बेटा था। क्योंकि मुगल मेवाड़ संधि हुई थी, प्रथम मुगल मेवाड़ संधि होती है 1685 के अंदर। जो दूसरी हुई थी वो हुई थी, नहीं सॉरी, पहली हुई थी 1615 में, दूसरी होती है 1681 के अंदर। जालोर का साका कब हुआ था? तो 1311 ईस्वी के अंदर हुआ था। कानड़ देव के द्वारा क्या किया जाता है? केसरिया किया जाता है, और उसके बेटे के द्वारा किया जाता है, और वीरम देव के द्वारा। और आक्रमणकारी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। पृथ्वीराज विजय, जय से याद रखना, ज्यानक
पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? जयानक। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो चंद्र बरदाई हैं, दोनों ध्यान रखना। हमीर हट के पूछा जाए तो चंद्रशेखर हो जाएंगे, हमीर महाकाव्य के पूछे जाए तो नैनचंद्र सूरी हो जाएंगे। झालावाड़ प्रजामंडल के संस्थापक पूछा जाए तो कन्हैया लाल, और साथ में कौन हो जाएंगे? झालावाड़ के मांगीलाल जी हो जाएंगे। प्रत्येक प्रजामंडल का याद रखना है। अलवर प्रजामंडल का पूछा जाए तो अलवर में छिपा है लवर, और लवर से याद रखना हरि नारायण व कुंज बिहारी। दोस्तों ये वीडियो था आपके लिए जिसमें इतिहास का लगभग आपको रिवीजन करवाने की कोशिश की है, जो एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। कैसी लगी क्लास और कैसा लगा वीडियो, सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम।